सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपताय पवनतय संकटहरन मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सो स्वरूप। हे गणपति बप्पा, हे सुख करता, हे दुख हरता, हे पवनतय संकट हरन, हे हनुमान जी भगवान, हे अंजनी पुत्र, जिस तरह का वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ है उस वातावरण में सबका मनोबल बढ़ाएं। जिस तरह का वातावरण हमारे देश में बना हुआ है उसमें हमें सहायता दें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और नियम को बल मिले ताकि इस बीमारी से, इस महायुद्ध से लड़ने के लिए उनको बल प्राप्त हो। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आज जय महाराष्ट्र की ओर आपको राजमंत्र में अभिनंदन करता हूं। हर महीने में 4 कार्यक्रम हम करते हैं और हर हफ्ते, हर शनिवार के दिन कुछ कारणवश आपको हमारे की क्वालिटी जो है उसमें थोड़ी कमजोरी नजर आएगी, मगर आप समझदार हैं, आपको पता है कि इस तरह के हालात हैं। बहुत जल्दी हम स्टूडियो में अपने कार्यक्रम आपके समक्ष हाजिर किया करेंगे। मगर आज के राजमंत्र में आपका स्वागत है और आज के हमारे विषय इतने गंभीर हैं कि उन गंभीर विषयों को लेने के लिए बहुत जरूरी था कि आप सबके साथ अपने विचार जो हैं वो साझे किए जाएं। आखिरी सवाल जो आप सबका चहेता सवाल है कि शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट का क्या हाल होगा। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं मौलाना साद की कुंडली के ऊपर, क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर निर्भर है। इसमें 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के ऊपर अध्ययन करके आपके समक्ष ये प्रोग्राम किया जाता है। अब इसमें मौलाना साद की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 10/5/1965 में हुआ। सिंह राशि, शुक्ल पक्ष की 10वीं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तुला लग्न। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र उनका नीच होकर राहु और गुरु के साथ इस वक्त 8वें घर में बैठा है। कलयुग में अगर शुक्र उच्च का हो, क्योंकि बेसिकली वो स्वग्रही है, मगर कहते हैं कि पंडित, मौलाना, इन लोगों का अगर शुक्र उच्च का है तो डेफिनेटली वो कैसी ऐसी हरकतें करेंगे जिनसे उनको अपमान सहना पड़ेगा। शुक्र, राहु और गुरु इनके अष्टम भाव में एक विष योग का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इनके भविष्य के बारे में 30 मार्च को जब इनके ऊपर FIR हुई उस वक्त ही तय हो गया था। मगर इससे पहले भी अगर हम इनकी पास्ट की बातें देखें तो इनके पास्ट में कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि तबलीगी समाज का जो गठन है वो 1995 में इनके ग्रैंडफादर ने किया। और इनके ग्रैंडफादर ने जब तबलीगी जमात की नींव रखी तो डेफिनेटली एक पवित्र और अच्छे मन के साथ रखी थी। मगर कभी कभी क्या होता है, ग्रह दशा जो है, नियति जो है, आदमी को रंक से राजा बना देती है और राजा से रंक बना देती है, और अच्छे भले आदमी को, पवित्र आदमी को बाबा राम रहीम बना देती है, और कहीं ना कहीं अपमानों से उसको अपने जीवन में अपना मुंह छुपाना पड़ता है। तबलीगी समाज के ऊपर और मौलाना साद के ऊपर
इनकी वेबसाइट के ऊपर भी अफ्रीकन उलामाओं ने और साउथ अफ्रीकन मुफ्ती इब्राहिम देसाई ने फतवा जारी किया था। और देवबंद जो है हिंदुस्तान में, यूपी में एक जगह है देवबंद, यहां से इस्लाम के जो स्कॉलर हैं वो कोई गलत काम अगर कोई दूसरी जगह पे कोई मौलाना करते हैं तो उनके ऊपर फतवा निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर देवबंद से भी 2 बार फतवा निकला है। तो इस तरह का इनकी पार्श्वभूमि रही है। निजामुद्दीन में इन्होंने अपनी स्टडी की। अगर इस आदमी की हम पास्ट की बातें देखें तो डेफिनेटली इनकी जो महादशा शुरू हुई 8/2007 से गुरु की महादशा शुरू हुई। तो गुरु की महादशा में जो कुंडली कहती है 2015 तक मौलाना जो थे वो डेफिनेटली अच्छे काम इस्लाम के बारे में और इस्लाम की जो कट्टरवादी विचारधारा है उसमें नहीं, सब लोगों को सही मार्गदर्शन देते रहे। कुछ लालच की खातिर या किसी तरह के दबाव में आकर इन्होंने वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कि गुरु की महादशा में आदमी गुरु बनकर रहता है। गुरु का मतलब है गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है रोशनी। तो इन्होंने दुनिया को रोशन करने की बजाय कुछ ऐसे कारनामे शुरू कर दिए कि यहां पर गुरु को रुगु कर दिया, अंधकार में लोगों को लेके जाना शुरू कर दिया। इस वक्त इनकी कुंडली में 6/4/2021 तक गुरु में मंगल की महादशा है और मंगल जो है वो इनका बहुत ही नीच बैठा हुआ है। अगर इनकी कुंडली का सही तरीके से अध्ययन किया जाए तो जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही साबित होंगे। आज अगर ये भागे हुए हैं तो डेफिनेटली एक बात तय है कि 5/8/2020 से पहले इनको पकड़ लिया जा सकता है और या फिर ये देश छोड़कर भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। और ये पकड़े जाने पर डेफिनेटली तिहाड़ में इनका एक बार तो तिहाड़ जेल का मुंह इनको देखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी इनकी कुंडली में दिखाई देती हैं कि जो सब 6ठा और 8वां घर होता है, 6ठा घर जो होता है वो रोग स्थान होता है और 8वां घर जो होता है वो आयु का स्थान होता है। इसलिए इनको अपनी जान भी बचानी चाहिए। कहीं ना कहीं मौलाना साद कंधालवी इनका पूरा नाम है और अगर इनकी कुंडली का अध्ययन करें तो वो डेफिनेटली इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट केसेस चलेंगे और इनको लंबी जेल यात्रा के योग बनते हैं, कारावास के योग बनते हैं। मैं तो आज भी इनको सलाह दूंगा कि पब्लिकली आकर इनको देश के सामने माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तबलीगी समाज में जिस तरह के जमात में जिस तरह के लोग मिले हैं जो विदेशों से आए थे, चाइना से आए थे, मलेशिया से आए थे, उनमें बहुत से तो रोहिंग्या मतलब कहने का कि वहां से भी आए हुए थे, जो कि हो सकता है उन मासूम लोगों को कोरोना के नाम से जानकारी ही ना हो, मगर जिनको जानकारी थी उनमें मौलाना साहब एक बाहर शख्स भी हो सकते हैं। और इनके 10-15 लोगों ने उन भोले भाले लोगों को डेफिनेटली बरगलाया। जिस तरह हाफिज सैयद जो है वो लाहौर में बैठकर हमारे यहाँ पे अटैक्स को नेतृत्व कर रहा था, इसी तरह इन्होंने उन लोगों को बरगलाकर कि क्योंकि बहुत से धार्मिक गुरु ऐसे हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को बरगलाकर उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम्हें हूरें मिलेगी। ये हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें आपने बाबा राम रहीम, बाबा रामपाल, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लोगों को बरगलाया, मगर कहते हैं कि पुण्य और पाप इसी पृथ्वी के ऊपर है। अगर आपने पाप किया है तो 24/1/2020 से लेकर 2.5 साल शनि मकर राशि में है, दंडाधिकारी आपको दंड मिलना ही मिलना है। और इस वक्त तो जनता के घर में यानी इनके चौथे घर में जो मकर राशि बनती है
उसमें गुरु, शनि, मंगल तीनों आए हुए हैं। तो 4 मई के बाद कभी भी विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज मौलाना जी जो है उनको पकड़ा जा सकता है। मुझे जी कहते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि जो देश के हित में नहीं है वो मौलाना कहने के काबिल भी नहीं है। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, मुरली की तानों में तू ही है अजानों में। आज मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है, चर्च बंद है। आप अपने अपने घरों में प्रभु की भक्ति कर रहे हो ना। लोग अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, मैं अपनी पूजा कर रहा हूं, लोग अपने क्राइस्ट को याद कर रहे हैं। तो धर्म तो मन से होता है। अपने आप को मन से जोड़कर देखिए। बुद्धा ने कहा है कि सिर झुकाने से कुछ होता नहीं है, मन झुकाना पड़ता है। इसलिए मन झुकाकर धर्म का पालन करिए। बट डेफिनेटली अगले 7 से 8 साल मौलाना साद कंधालवी का भविष्य जो है वो गर्दिश में नजर आता है। इसलिए डेफिनेटली उनको सामने आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। अब अगली बात करते हैं, बहुत ही गंभीर विषय है। अगला विषय है चाइना और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। चाइना और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे? जब हम यूएसए की कुंडली का अध्ययन करते हैं, मेष राशि, और चाइना की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मकर राशि। मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, और चाइना जो है मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि है। चाइना पिछले 8 से 10 सालों में इस तरह की हरकतें करते आ रहा था कि उसको पाप और पुण्य का कहीं भी ज्ञान नहीं था। मगर 24/1 को शनिदेव जो है वो मकर राशि में कुंडली में आकर बैठे, तो डेफिनेटली शनि और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं संक्रमण के साथ में भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि सूर्य शनि की राशि में संक्रमण करता है तो मकर राशि बनती है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, चाइना को इस बात का एहसास नहीं था कि मैं सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा हूं, मगर एक ऐसी सुपर पावर जिसको चाइना ने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। इस कम्युनिस्ट कंट्री की वजह से चाइना ने कभी एहसास नहीं किया। कुत्ता, बिल्ली, पेंगुलियन, किसी भी तरह का मांस खाना या ऐसे चमगादड़ खाने जिनकी वजह से उनके लोगों में संक्रमण हुआ, और वो संक्रमण को पब्लिक में फैलाना और पूरे विश्व को ऐसी आपदा में डाल देना जिसका मुआवजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। मैं तो अगले 1 साल में देखिए, ये एक जैविक महायुद्ध है जो चाइना ने अपनी तरफ से किया है, मगर एक महायुद्ध की घोषणा यहां पर प्रेडिक्ट करता हूं कि अगले 12 से 14 महीने में ये बात पॉसिबल हो सकती है कि चाइना के इस वक्त के जो प्रधान है जिनपिंग, उनको हटा दिया जाएगा। वहां पर यूएसएसआर की तरह, रशिया की तरह कम से कम 3 टुकड़े चाइना के हो सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में अमेरिका, इंग्लैंड, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड ने इकट्ठे कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले कई सालों में युद्ध किए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, क्योंकि रशिया भी इस वक्त इनका साथ देगा, रशिया भी बहुत आहत है, और जर्मनी और स्पेन, ये 5-7 कंट्रीज जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे आकर चाइना के ऊपर एक आक्रमण कर सकती हैं, जिसका मुआवजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाइना को मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह पे उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में एक महायुद्ध की आभास मुझे होता हुआ दिखाई देता है। अब अमेरिका की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका में इस वक्त जो 6,40,000, 6,50,000 जो लोग संक्रमित हुए हैं, तो अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसकी वजह से अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। कई देशों में एक पर्टिकुलर राजा और व्यक्ति की वजह से कितने ही हजारों और लाखों लोगों की मृत्यु, जो लोग ऑनेस्ट थे, जो लोग बेकसूर थे। इसलिए चाइना को तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अमेरिका ऑलरेडी भुगत रहा है,
इसलिए पुण्य और पाप जो है इसी पृथ्वी पर है, इसलिए पाप करते हुए आदमी सोचता नहीं है, और जब उसको भुगतना पड़ता है तो फिर भगवान को याद करता है कि हे प्रभु, हे क्राइस्ट, हे अल्लाह मुझे बचा ले। मगर उस वक्त तक उसका दंड तय हो चुका होता है। उसकी कचहरी में, उसकी कोर्ट में उस भगवान, अल्लाह, मालिक, क्राइस्ट, जिसको जो मर्जी बोल लो आप, वो अपना फैसला तय कर चुका होता है। और इस वक्त फैसला तय हो चुका है कि चाइना को बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। अमेरिका ऑलरेडी बुरे वक्त से गुजर रहा है। इन सारे झंझटों में एक ऐसा देश है भारत, जो इस वक्त गुरु की भूमिका में पूरे विश्व के सामने आएगा। नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। भारत जो है पूरे देश को मार्गदर्शन करेगा एक गुरु की भूमिका में। भारत को मैं अगले 1.5 से 2 सालों में देख रहा हूं। आगे आने वाले सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कोरोना का अंत कब होगा। मित्रों, भारत में जो स्पीड है वो बाकी देशों से डेफिनेटली कहीं कम है। कहीं कम है का मतलब ये नहीं कि अच्छा है, अच्छा कुछ नहीं है। जो मौतें हो रही हैं उसके लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूं, और जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी जल्दी से जल्दी ठीक होने की मनोकामना करता हूं शनिदेव के सामने, भगवान शिव के सामने। 4 तारीख को मंगल जो है वो शनि से अलग होगा। इस वक्त मकर राशि में शनि, मंगल और आप गुरु चल रहे हैं, तो 4 मई को ये कम होगा और 15 सितंबर को राहु। आप एक बात का ध्यान ले लीजिए कि अगले साल से 2 साल अपने मास्क संभाल के रखिए, क्योंकि अगले 1 साल 1.5 साल तक मास्क पहनकर ही बाहर जाने की अनुमति होगी। और आप अपनी सेहत को डेफिनेटली ध्यान रखें। अगले 1 से 1.5 साल आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वायरस नॉर्मल वायरस नहीं है। ये संक्रमण जो है नॉर्मल संक्रमण नहीं है। डेफिनेटली 4 मई के बाद कुछ इसमें कमियां आएंगी और 15 सितंबर तक इसमें 60 से 70% कमियां आएंगी। मगर कहते हैं ना, एक तूफान आने के बाद में समय लगता है उसको ठीक होने। इसलिए अर्थव्यवस्था, वायुमंडल इस वक्त क्लियर हो चुका है, इसलिए वो सेहत के लिए अच्छा है। योगा, प्राणायाम सब कुछ करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अगले 1 साल से 1.5 साल तक तैयार हो जाएं कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, हाइजीन रखना है और मास्क पहनना है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं जितेंद्र आवाड, जो कैबिनेट मंत्री हैं एनसीपी में, और इस वक्त उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों ये बात छिड़ी थी कि जितेंद्र आवाड जो है कोरोना से पीड़ित हैं और उनके कुछ लोग भी कोरोना से पीड़ित हुए हैं। मगर मैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आगे बढ़ूंगा। 5 अगस्त 1965 उनका जन्मदिन है और उनकी कुंडली की बात करें तो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की 6.5 खत्म हो चुकी है और इसीलिए वो आज इतने सालों के बाद मंत्री बने। मंत्री होने के बाद अपने लोगों का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको इस संक्रमण के साथ जूझना पड़ा हो, मगर कुंडली के हिसाब से मुझे वो डेफिनेटली निरोग लग रहे हैं। मगर उनके 36 वर्कर जो है वो भी इस वक्त नेगेटिव पाए गए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मगर एक पुलिस चौकी में डेफिनेटली कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अगर आपको याद हो तो एक पुलिस चौकी में क्वारंटाइन किया गया है और जितेंद्र आवाड जो है खुद ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने आप को खुद क्वारंटाइन किया हुआ है। इसलिए मैं तो उनकी कुंडली में किसी भी तरह का बहुत बड़ा रोग नहीं देख रहा हूं। तब भी मैं उनके परिवार से और उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी ये लॉकडाउन खुले एक नवग्रह पूजा करवा लें। आगे आने वाले दिनों में जितेंद्र आवाड का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और मैं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, अच्छे आरोग्य की मनोकामना करता हूं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि क्या उद्धव सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो
कोरोना के ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल कर रही है। डेफिनेटली उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार साहब और पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान अपनी जी जान लगाकर महाराष्ट्र में ज्यादा कोरोना के पेशेंट ना हो उसका ध्यान रख रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग में कोरोना का पेशेंट मिलता है तो 3 बिल्डिंग सील कर देते हैं बीएमसी के लोग और दूर दूर तक ये न्यूज पहुंचा देते हैं कि यहां से कोरोना का पेशेंट मिला था। एक व्यक्ति अगर मिलता है तो 50 लोगों के जिधर जिधर वो मिला होता है उसकी पूरी इंक्वायरी की जाती है। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की फुसफुसाहट जो है वो गलत है। उद्धव ठाकरे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी जो है वो मुंबई में आते हैं, पूना में आते हैं। पूना आईटी हब है और मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है, इसलिए विदेशों से सबसे ज्यादा लोग जो हैं हमारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर अगर ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि विदेशों से जो लोग आए वो संक्रमण फैलाकर चले गए और तबलीगी समाज के जो लोग हिडन हैं उनको निकालकर, उनके पड़ोसियों से मेरी गुजारिश है बाहर निकालकर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, सेल्फ क्वारंटाइन किया जाए, उनके इलाज के लिए उनको आगे लेके जाया जाए। जिस तरह का बांद्रा में कांड हुआ है मस्जिद के बाहर और स्टेशन के बाहर, ऐसे कांड नहीं होने चाहिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं उद्धव जी से और इस सरकार से और पुलिस कर्मियों से कि इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इस तरह की जो गैदरिंग है वो कोरोना के लिए ऐसा समझ लीजिए एक फैक्ट्री बनकर आ सकती है। इतना जरूर लगता है एक सिटीजन होने के नाते कि ये एक ऐसा लग रहा है एक नियोजित चाल के, नहीं तो कहां से 1,10,20 हजार आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। हर तरफ से बंद है, हर तरफ से नाकाबंदी है, आप यहां से निकलो तो आपको पुलिस डंडे मारती है। तो 10 से 15 हजार लोग इकट्ठे कैसे हो गए, ये सवाल हर व्यक्ति के मन में है। एनीवे, मैं उद्धव जी की पीठ थपथपाता हूं। शरद पवार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही अपने राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए आप लगे रहें और प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि जल्दी से जल्दी हमारा महाराष्ट्र और राष्ट्र जो है कोरोना से दूर हो और कोरोना यहां से भाग जाए। अब शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 31,581 पे बंद हुआ। कहीं ना कहीं अमेरिका में जो दवाई का खोज किया गया है उसकी आउटसोर्सिंग के लिए भारत को चुना गया है। 4 कंपनियों को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चुना गया है, इसलिए हमारा बाजार शुक्रवार के दिन अच्छा बंद हुआ, ऊपर 1000 पॉइंट बंद हुआ और निफ्टी भी 150 से 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आगे आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आंकड़ा है वो आराम से 33,000 तक पहुंच सकता है और नीचे का आंकड़ा जो है 29,500 तक हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय खबर भी जो है हमारे देश में हमारी शेयर मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं रख रही है, क्योंकि हम इस वक्त खुद सक्षम हो चुके हैं। और निफ्टी की बात करें तो 9,266 पे बंद हुआ। आपको याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते भी और मेरी फाइनेंशियल जो प्रेडिक्शंस मेरी साइट्स पे आती हैं वहां भी बोला था कि बाजार निफ्टी 9,200 से ऊपर जाएगा और 9,400 तक निफ्टी जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। गोल्ड में थोड़ी सी मंदी आई है, आपने देखा होगा गोल्ड 45,600 में आ गया है और गोल्ड हो सकता है 45,000 के नीचे का आंकड़ा भी आ जाए, मगर 48,000 गोल्ड कभी भी वापस जा सकता है। गोल्ड में मैं बुलिश हूं, चांदी में बुलिश हूं। तेल जो है 1430 रुपए पर बैरल आया है, ये 1400 से नीचे नहीं जाता दिखाई देता। हो सकता है अचानक ये 2000 रुपए पर डॉलर पर बैरल फिर जंप मार जाए। ये थी आज के राजमंत्र में विषयों की भरमार। आप सबका साथ, आप सबका प्यार ऐसा ही राजमंत्र के साथ बना रहे। आप सबकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं पंडित राजकुमार शर्मा शुभकामना करता हूं। हरि ओम।
हैं।